नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वनडे एग्ज़ाम डोज में। ये जो अभी मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये एक सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका ये पार्ट 1 है। और ये सीरीज़ टोटली बेस्ड है आपके लेखपाल एग्ज़ाम का जो ग्रामीण परिवेश वाला पार्ट है उसको लेकर के है। और आप जानते हैं कि एक टारगेट टाइम्स करके एक पत्रिका टाइप का आता है और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे-सीधे पूछे जाते हैं, उनको मैं एक साथ कंपाइल करके आपको दे दूँगा छोटे-छोटे वीडियोज़ में 3-4 दिन में, 5 दिन में, जितना भी टाइम लगेगा, जितनी भी सीरीज़ बन पाएँगी। तो आपको ना तो टारगेट टाइम्स खरीदने की आवश्यकता है और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। आप सीधे अपना ईयरफ़ोन कान में लगाइए, वीडियो को देखिए और आपकी ग्रामीण परिवेश की तैयारी पूरी हो जाएगी। लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, आप जानते हैं एग्ज़ाम जैसे ही चुनाव हो जाएगा, एग्ज़ाम की डेट की घोषणा हो जाएगी, एग्ज़ाम हो जाएँगे। तो आपकी इस तैयारी में मैं आपके साथ रहूँगा। चैनल नया है लेकिन मैं नया नहीं हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, एक नए प्लेटफ़ॉर्म पर हूँ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कोई पैसा इसके लिए नहीं लगता है। सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, हम भी आगे जाएँगे, सफल होंगे और आप भी सफल ज़रूर होंगे। ठीक है ना? तो इसी गुजारिश के साथ में चलते हैं इस पहले सवाल पर। भारत में कितने गाँव हैं? भारत में टोटल गाँवों की संख्या कितनी है? क्या आपको ये पता है? इसका सही जवाब क्या होगा? जिन दोस्तों को जवाब पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे और जिनको नहीं पता है वो पेन और कॉपी लेकर के बैठे नोट करते हुए जाएंगे। तो भारत में कितने गांव हैं कुल? तो भारत में टोटल गांव हैं जो है 6,40,930। तो गांवों की संख्या भारत में कितनी है? 6,40,930। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। दूसरा सवाल हम देखते हैं, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और मैंने जैसा कि आपको बता दिया है टारगेट टाइम्स के सवाल हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको मैंने बनाया है। ये मैं वहाँ से आपके लिए चीज़ें आसान कर रहा हूँ ताकि कई बार होता है कि आप किताब लेकर के नहीं पढ़ने का मन कर रहा है लेकिन वीडियो आप देख रहे हैं और उसके साथ ही आपकी पढ़ाई हो जाती है। और जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट होगा, इस पूरे वीडियो को मैं कंपाइल करके एक पूरा वीडियो बना दूंगा। लेकिन पहले छोटे-छोटे पॉकेट आप देख लीजिए, ये रिवीजन करने में बहुत ही सहायक होते हैं। किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? ब्रूनर ने, हेराल्ड लास्की ने या लारी नेल्सन ने या रॉबर्ट रेडफील्ड ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक उपसमूहों में प्राथमिकता होती है और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको पहले एनालिसिस करते हैं इसका कि क्या इसमें सही हो सकता है। तो समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, बिल्कुल बिल्कुल ये इन्फॉर्मेलिटी आपको देखने को मिलती है। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, ये तो पहचान है ग्रामीण लोगों की। प्राथमिक समूहों में प्राथमिकता होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कई बार आपके सामने ऐसे सवाल भी आएंगे जो केवल कॉमन सेंस पर होंगे, तो उनको ध्यान से पढ़ना दोस्तों, गलत मत करना। उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहाँ ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है, बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है या केवल शिल्पकार रहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति जहाँ पर मिलती है उसे उपनगर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना? आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? जनगणना 2011 को मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं नया नहीं हूँ, ये चैनल ज़रूर नया है। आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे, पूरा कंटेंट एक तो फ्री होगा, कोई फीस आपसे नहीं लिया जाएगा और सब कुछ आपको एक अच्छे तरीके से अच्छे वे में दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ें दूंगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, काम का होगा आपके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। वीडियो और मेहनत अगर पसंद आए तो अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? तो ये कितनी है? 83.3 करोड़। 83.3 करोड़। आगे देखेंगे, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख साहित्य में मिलता है। बौद्ध साहित्य में, वैदिक साहित्य में, जैन साहित्य में या तमिल साहित्य में? ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस साहित्य में देखने को मिलता है? तो ये सबसे पहले देखने को मिलता है वैदिक साहित्य में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वैदिक साहित्य में ग्राम शब्द का उल्लेख सबसे पहले देखने को मिलता है। दोस्तों प्लीज़ लाइक करते रहना। व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है?
कृषि, विनिर्माण, मत्स्यन या सेवा क्षेत्र। तो ये बहुत ही सिंपल, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। व्यवसायिक स्तर पर ग्रामीण, तो ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय क्या है, मुख्य पेशा क्या है, कृषि है। मत्स्यन भी होता है, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको ये ध्यान देना है कि ये मुख्य पेशे की बात कह रहा है। तो मत्स्यन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नगरीय, उपनगरीय, ऐसे में मुख्य पेशे के रूप में आप देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से भी लगा होता है, लेकिन कृषि उनका मुख्य पेशा होता है, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? सरल एवं सामान्य जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, एकल परिवार की परंपरा या श्रम के विशेषीकरण का महत्व। बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा एकल परिवार की परंपरा। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? तो ये एकल परिवार की परंपरा, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आपको संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? संयुक्त बड़े बड़े परिवार होते हैं, चाचा, दादा, ताऊ एक सब साथ में रहते हैं, बाबा। लेकिन आप जैसे ही शहरों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एकल परिवार देखने को मिलते हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बच्चे। इनके अलावा कहीं कहीं पर आपको उनके माँ बाप साथ में रहते मिलेंगे, नहीं तो मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे शहरों में हस्बैंड वाइफ और बच्चे उनके साथ में रहते हैं। बाकी उनके जो और लोग होते हैं अलग घर बना करके रखते हैं या गाँव में रहते हैं। तो गाँव में आपको संयुक्त परिवार देखने को जरूर मिलता है, एकल परिवार देखने को कम मिलता है। ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, ये बात ठीक है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है। जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है। तो विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो नई नई चीज़ें बनती हैं वह विकसित अवस्था में होता है। तो ये क्या बात आपको सही लग रही है? नहीं, क्योंकि आपको विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं देखने को मिलते हैं गांव में, तो ये विकसित अवस्था में नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत होते हैं। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, बट वो विकसित अवस्था में नहीं होते हैं। बाकी ये तीनों लक्षण आपको ग्राम में देखने को मिलते हैं। वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता है? वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन जाति के आधार पर होता है, पद के आधार पर, धन के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, किसके आधार पर नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा कि पद के आधार पर, धन के आधार पर और शिक्षा के आधार पर। ये एक तरीका है जिसके तहत कहीं ना कहीं एक वर्गीकरण करने का प्रयास करती हैं हमारी संस्थाएं, लेकिन जाति के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास नहीं किया जाता। तो ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा। ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित है? ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित है? ऑप्शन ए है आपका प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में, ऑप्शन बी है सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, ऑप्शन सी है प्रजातंत्र का आदर्श रूप, और ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से सभी। सवाल बहुत बेहतरीन है, इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा? ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? जजमानी व्यवस्था की समाप्ति, जातियों के परंपरागत संबंध कमजोर हुए हैं, संयुक्त परिवार का विघटन, या उपरोक्त सभी। तो ये समझना बिल्कुल कठिन नहीं है कि इसमें सही जवाब क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जजमानी जो व्यवस्था ये आपको बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो जजमानी व्यवस्था आपको बहुत कम, बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जातियों का परंपरागत संबंध कमजोर नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। लोग अपनी जातियों में शादी करते हैं। संयुक्त परिवार का विघटन भी उस लेवल पर नहीं हुआ है कि आप इसे एक परिवर्तन कह पाएँ। तो इसलिए ऑप्शन इसमें सही ए हो जाएगा, जजमानी व्यवस्था की समाप्ति। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? बहुत बढ़िया सवाल है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, किस में हुआ है? तो ये हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किनका है? कथन क्या है? जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वह प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं, ठीक है ना। तो ये कथन किसका है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा श्रीनिवास। ये श्रीनिवास का कथन है।
समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्य या सामाजिक संस्था? बढ़िया सवाल है और इसका सही जवाब होगा सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना। दोस्तों, आपको नौकरी दिलाना, आपको सफलता दिलाना एकमात्र उद्देश्य है। जब तक आपकी नौकरी नहीं ली जाती, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे कंटेंट लेकर के आऊँगा जो आपकी लेखपाल भर्ती के लिए बहुत बेहतर होंगे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कोई पैसा नहीं लगता, सब कुछ फ्री है, पीडीएफ भी फ्री आपको मिलेगा। वनडे एग्जाम डोज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है? बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग लगा करके भी आप इसको हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? पहले सवाल को देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या जैविक कारक हो सकता है? नहीं, क्योंकि इस सबको प्रभावित नहीं करता है। प्रौद्योगिकी कारक, टेक्नोलॉजी नहीं, जननांकीय कारक नहीं, भौगोलिक कारक हैं जो सबको प्रभावित करते हैं, क्योंकि भूगोल आपका जैसा होगा वैसा आप घर बनाएंगे, वैसी चीज़ें खाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो यूपी में खाना क्या है आप जानते हैं कि सब्जी है, आलू है, ये सारी चीज़ें, गेहूँ खाते हैं, चावल भी खाते हैं। लेकिन जैसे ही आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर आपको गेहूँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर उसका उत्पादन नहीं होता है, कम होता है, मतलब लोग खाते हैं लेकिन कम होता है। तो मोस्टली लोग चावल का इस्तेमाल करेंगे। तो भूगोल से आपके खान पान, घर जब आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में जब आप घर देखते हैं तो फ्लैट छत बनाए जाते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो छत कुछ इस प्रकार बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ गिरते हैं, ओले गिरते हैं, तो वो नीचे गिर जाते हैं, इस पर जमे नहीं रहते, इसलिए घर आपको शंकुआकार देखने को मिलेंगे। तो घर बनाना, ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? भौगोलिक दशा पर। तो इसलिए ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन के आधार पर आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं? सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं? अंतरजातीय विवाह, सामाजिक विघटन, प्रेम विवाह या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 17 और इसका सही जवाब होगा ये सभी। क्यों? सवाल है, इसको समझिए। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक, समाज बदल रहा है और अर्थ के कारण जब बदल रहा है तो उसमें सहायक क्या होते हैं? अंतरजातीय विवाह बिल्कुल होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देखते होंगे कि कोई किसी पर्टिकुलर जाति की लड़की या लड़का है और वो जॉब कर रहा है, अच्छी पद पर है, तो ये वो अब ये नहीं सोचता कि मुझे गुप्ता में शादी नहीं करना है, मुझे तिवारी में शादी नहीं करना है, मुझे राय में शादी नहीं करना है। वो ये देखता है कि जो सामने वाला बंदा है वो कैसा है, मतलब वो कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, उसकी सोशल स्टेटस कैसा है। तो उसके आर्थिक स्थिति को देख करके कई बार अंतरजातीय विवाह होते हैं। प्रेम विवाह भी, क्योंकि प्रेम, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि प्रेम जो है सबसे पहले किससे? अर्थ से होता है, धन से होता है। तो जब कोई आपके करीब आता है तो अर्थ से यानी कि धन से उसको प्रेम होता है कि भाई इसके पास अच्छी गाड़ी है, सारी चीज़ें हैं, हमारा भी जीवन अच्छा चलेगा। तो प्रेम विवाह भी कहीं ना कहीं आर्थिक कारक से होता है, और सामाजिक विघटन भी कहीं ना कहीं आर्थिक कारण से होता है। तो ये परिवर्तन सब अर्थ से होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? राजनीतिक कारक, सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक गतिशीलता या मनोवैज्ञानिक? सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सामाजिक गतिशीलता, ठीक है ना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? ये इन क्वेश्चनों में अंतर स्पष्ट करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 19 क्या है? निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? समरैखिक परिवर्तन, समतल परिवर्तन, उतार चढ़ावदार परिवर्तन या चक्रीय परिवर्तन? क्वेश्चन नंबर 19 और इसका सही जवाब क्या होगा? समतल परिवर्तन। समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 और इसका सही जवाब क्या होगा? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, नहीं पता तो ध्यान से सुन लीजिए, याद कर लीजिए, परीक्षा में काम आएंगे। जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जिनको लेखपाल बनना है, जिनको खसरा खतौनी देखना है, जिनके सपने पूरे होने हैं, वो सब प्लीज़ भाइयों बहनों इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ये चैनल आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहेगा। तो सवाल क्या है? समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या को किस क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत रख करके देखा जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उतार चढ़ावदार परिवर्तन, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे हम, मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? यानी कि
बच्चा पैदा होता है, फिर वो किशोर होता है, जवान होता है और फिर वृद्ध होता है। तो ये परिवर्तन किस प्रकार का, ये पूछ रहा है सवाल। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो ये एक प्रकार का चक्रीय परिवर्तन है। क्या है? चक्रीय परिवर्तन है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है? यौन संबंध तथा संतान की उत्पत्ति, बिल्कुल। सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करना, बिल्कुल। कहते हैं ना मम्मी पापा लोग घर में कि आप अगर ऐसा करोगे तो समाज क्या कहेगा, तो बिल्कुल है। सामाजिक मान्यताओं को कहीं ना कहीं वो एक मोहर लगाते हैं कि हाँ, मतलब वो फलाने रस्तोगी जी क्या कहेंगे या फलाने पंडित जी क्या कहेंगे अगर तुमने ऐसा कर लिया, तो उसका प्रभाव होता है, इम्पैक्ट होता है। नवजात शिशुओं की देखभाल भी परिवार में होती है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? रक्त संबंधों का बंधन, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन या भावनात्मक लगाव। बहुत ही बढ़िया सवाल है। दिमाग लगाएंगे तो इसको एकदम सही से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस वाले हैं। रक्त का संबंध होता है परिवार में, आपके भाई पिता है तो उनका रक्त का संबंध होता है आपके साथ। सामाजिकरण, बिल्कुल। सोशलाइजेशन का शुरुआत ही आपके परिवार से होता है। और तीसरा है सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन, ये गलत बात है। तो पूछ यही रहा कि विशेषता कौन सा नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। और आप जानते कि भावनात्मक लगाव तो होता ही अपने परिवार से, तो इसलिए ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन। परिवार के उन विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बैकूफन या मार्गन या जो है राल्फ लिट्टन या आकबर्न। परिवार के उद विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है, एकदम रट्टा मार लेना यार, दिमाग में कहीं बैठा लो, सेव कर लो। क्वेश्चन नंबर 24, परिवार के उद विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो 24 का सही आंसर होगा बैकूफन। कौन? बैकूफन। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है? ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है? नगरीकरण, पश्चिमीकरण, अस्थायी जीवन या पाश्चात्य संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 25 और इसका सही जवाब क्या होगा? नगरीकरण। ठीक है ना। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? विशाल आकार होता है, साझा संपत्ति भी होती है, नातेदारी व्यवस्था की कमी नहीं होती है, तो बहुलता होती है, और सामूहिक एकता। तो इसमें एकदम से स्पष्ट है कि ये जो सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो नातेदारी तो खूब होती है, आप हैं तो आपके मामा होंगे, आपके नाना होंगे, अगर आपके चाचा का कोई लड़का है तो उनके भी, तो नातेदारी बहुत बड़ी होती है। तो इस प्रकार संयुक्त परिवार की जो विशेषता है उसमें नातेदारी की कमी नहीं होती है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं? पितृवंशीय परिवार, एकाकी परिवार, मिताक्षरा संयुक्त परिवार या दयाभाग संयुक्त परिवार। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 और इसका सही जवाब क्या होगा? पितृवंशीय परिवार। ठीक है ना। तो पितृवंशीय परिवार। आगे देखेंगे, दाय भाग संयुक्त परिवार या दया भाग से बोलते हैं, संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 और इसका सही जवाब होगा बंगाल। ये जो एग्जाम्पल हैं जहाँ मिताक्षरा की जो पद्धति है देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है? निम्न में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है? व्यक्तिवाद, शिक्षा का प्रसार, सामान्य धार्मिक कर्तव्य या पश्चिमीकरण। तो बहुत ही सिंपल सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उसका सही जवाब आप दे पाएंगे कि निम्न से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है? तो व्यक्तिवाद है, ऑब्वियस सी बात है। आप परिवार को लेकर के चलेंगे तो परिवार नहीं टूटेगा, लेकिन आप सेल्फी हो जाएंगे, अपने बारे में सोचेंगे तो परिवार टूट जाएगा। शिक्षा का प्रसार भी ये कभी विघटन का कारण नहीं बन सकता है। बुद्धिमान आप होंगे तो आप ये जानेंगे कि आपका भाई आपके लिए काम आएगा, कोई पड़ोसी नहीं आएगा जो आपको लड़ा रहा होगा। तीसरा है सामान्य धार्मिक कर्तव्य, ये मतलब विघटन के कारण नहीं हो सकता जो है ये, और पश्चिमीकरण ये नहीं हो सकते। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सामान्य धार्मिक कर्तव्य। ठीक है ना। आगे देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही सिंपल है, संस्कृतिकरण यानी कि कल्चराइजेशन की बात कह रहा है। सरकार द्वारा किए गए वो कौन से प्रयास है जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है? तो पूछा जा रहा है कि कल्चराइजेशन किससे बढ़ेगा, सरकार का वो कौन सा प्रयास है? क्या आरक्षण की व्यवस्था है, क्या भूमि सुधार है, क्या मताधिकार है, या ये सभी हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा,
आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा, सामाजिक स्थिरीकरण में सुधार, उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना और प्रतिष्ठा के स्वरूप में बदलाव। तो इसमें आपका ऑप्शन सही जो है सही हो जाएगा, सी वाला, उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई है? विधवा पुनर्विवाह, प्रेम विवाह, बाल विवाह या अंतरजातीय विवाह। तो हमने क्या उनसे जो है सीखा है, उनसे क्या सीखा है कि मतलब हमें शादी, कैसी शादी नहीं करनी चाहिए या कैसी शादी करनी चाहिए, विवाह को लेकर के हमने पश्चिम से क्या सीखा है? तो विधवा पुनर्विवाह ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई बहुत चेंजेस नहीं आए। आज भी विधवाओं के विवाह होने में बहुत समस्या होती है। प्रेम विवाह तो पहले से चल रहा था। अंतरजातीय विवाह, कुल मिलाकर के बाल विवाह को, जैसा कि क्योंकि आप देखते हैं कि एक विवाह की उम्र को कानूनी बनाना कहीं ना कहीं ये पश्चिम से आया है। जहाँ पर सही आपका आंसर हो जाएगा बाल विवाह। निम्न से कौन पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव है? स्त्रियों की स्थिति में सुधार, जाति प्रथा में परिवर्तन, रोजगार के विविध अवसर या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी प्रभाव हमें कहीं ना कहीं पश्चिम से ही देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? सामाजिक विभेदीकरण, परंपरावाद का बढ़ना, सामाजिक गत्यात्मकता और सामाजिक संरचना में बदलाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परंपरावाद का बढ़ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये पहला सीरीज था जो मैराथन मैंने स्टार्ट किया है ग्रामीण विकास को लेकर के, जो कि लेखपाल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस सबसे पहले तो मैं कवर करवाऊंगा ग्रामीण परिवेश को, उसके बाद में हिंदी है और भी आपके जो टॉपिक हैं सब कुछ कवर किया जाएगा बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो बस सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। शुरुआत है दोस्तों, साथ दीजिए, बहुत आगे तक जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।